हाँ भाई, क्या हाल चाल सभी के। जय हिंद एवरीवन। मैं फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की क्लास 7th की सीरीज में, जिसमें हम चैप्टर नंबर अपना 7th स्टार्ट करेंगे आज से। ऑलरेडी पहले एनसीईआरटी की क्लास 6th की सीरीज हम खत्म कर चुके हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ डील करती है, जिसके अंदर हमने 10 से 11 चैप्टर कवर किए हैं। ठीक है, बेस बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद इसमें सिर्फ इवेंट हमें ऐड करने होते हैं। ग्रेवी यही है। इन द सेम वे अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो हम चैप्टर क्लास नंबर 7th की अपना चैप्टर नंबर 7th स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 6 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने सोर्सेस की बात करी है। उसके अलावा कौन कौन से आपकी नई डायनेस्टीज आई थी, वो आपस में लड़ रही है, उनके बारे में बात करी थी। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बात करी है, मुगल्स के बारे में बात करी है। इसके अलावा इस टाइम पर क्या क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, क्या कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई गई, कैसे कैसे बिल्डिंग बनाई गई, वो हमने 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा था। फिर लास्ट चैप्टर में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें क्या था, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अलग अलग तरीके के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, स्कल्पचर्स हुआ करते थे, जिन्हें ठीक है, हमने सालिया करके एक कम्युनिटी हुआ करती थी, उसके बारे में पढ़ा था। ट्राइकोलर करके एक कम्युनिटी हुआ करती थी, उसके बारे में पढ़ा था। जो आर्किटेक्चर, जो स्कल्पचर्स हुआ करते थे, जो जो मूर्तियां बनाते थे बेसिकली। ठीक है, टेम्पल्स एंड टेम्पल्स, पिलग्रिमेज क्या होते हैं, टेम्पल्स टाउन क्या होते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आए, ये सब हमने पिछली वाली क्लास के अंदर कवर किया था। आज जो आप चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर बात की जा रही है ट्राइब्स के बारे में। ट्राइबल एरिया, जो जंगलों के अंदर लोग रहते हैं, उनके साथ किस तरीके की सोसाइटी चल रही थी। इसके अलावा आपकी नोमैड्स, बंजारे लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं परमानेंटली, बल्कि वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, उसके बारे में बात करी है। और अलग अलग जो कम्युनिटीज है भारत के अंदर, जैसे गोंड और अहोम, दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज के बारे में डिटेल में बात की गई है एनसीईआरटी के अंदर। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। लेकिन हर बार का अपना क्लास का एक रिचुअल है। ठीक है, क्या रिचुअल है सर? वो टाइमलाइन बनानी होती है एक बार बस। टाइमलाइन के अंदर हमें पता ही है क्या, कि 750 से लेके 1000 तक जो है, यहाँ पर 3 डायनेस्टी आपस में लड़ रही है। गुर्जर प्रतिहार, और दूसरा आपका राजपूत, और तीसरा आपका पाल डायनेस्टी। ये तीनों आपस में लड़ रही है, किस वजह से? कन्नौज के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। 250 साल तक आपस में लड़ते रहेंगे, और सारे के सारे रिसोर्स और अपना जितने भी संसाधन थे सब डिक्लाइन हो जाएंगे। और जैसे ही इन डायनेस्टीज का पतन होगा, उसके बाद क्या होगा, गुर्जर प्रतिहार में से आपकी बहुत सारी राजपूताना स्टेट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो 1000 से लेके 1200 तक आपकी ओरिजिन ऑफ राजपूताना स्टेट्स। और इसी टाइम पर, क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पावर नहीं है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है, तो क्या होगा, भारत के ऊपर फॉरेन इन्वेजन हो जाएगा अरब की तरफ से, जिसमें 8th सेंचुरी के अंदर आपका कासिम आया था, फिर 10th सेंचुरी के अंदर गजनी आएगा, और फिर 12th-13th सेंचुरी के अंदर आपका घोरी आएगा। घोरी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो 1206 के अंदर क्या स्टैब्लिश करेगा, दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश करेगा। कौन सी डायनेस्टी के तहत? स्लेव डायनेस्टी, गुलाब वंश के तहत। अब इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर आपकी 5 डायनेस्टी आएंगी, जैसे सबसे पहले स्लेव, फिर खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, एंड देन लास्ट लोधी। फाइनली जो लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा होता है इब्राहिम लोधी, उसकी लड़ाई होती है बाबर के साथ, जिसे कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और 1526 के अंदर बाबर वो लड़ाई जीत जाएगा और भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। अब इसी टाइम पर जो शुरू के आपके जो मुगल साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, जिनको हम याद रख सकते हैं भजसा के नाम से भी, BHAJSA, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो आपके राजा हुआ करते थे इंपीरियलिस्ट थे, बहुत ताकतवर हुआ करते थे, स्ट्रांग होते थे, इनका होल्ड रहता था, कंट्रोल रहता था हर एक के ऊपर। तो इनके खिलाफ कोई भी विद्रोह इतनी आसानी से नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद के जो राजा आए वो लेटर मुगल्स के, जिनको लेटर मुगल्स बोला जाता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वो हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इस पूरे 1000 साल के दौरान आपका दूसरी साइड में क्या चल रहा है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये भी हम चैप्टर 8 के अंदर पढ़ेंगे, यहीं से अपनी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी जो फिलहाल 7 चैप्टर है, बस यही आप मेरे साथ प्रीमियर में देख लो, बाकी फिर 8 चैप्टर से हम लोग बेसिकली लाइव स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब ये चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी। बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज, बड़ी बड़ी जो सिटीज के बारे में, टाउन्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर बात करी थी। उसके अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, ट्राइबल सोसाइटीज, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगलों के अंदर रहते हैं, हाँ, उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है। ये लोग कौन हुआ करते थे, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। सर मोबाइल पीपल सारे के सारे फोन थे, सैमसंग, ओप्पो, वीवो? नहीं, मोबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाते रहते थे। ठीक है, जैसे आपकी बंजारा कम्युनिटी होती है, उन्हीं को नोमैड्स कहते हैं। ठीक है, बंजारा कम्युनिटी के बारे में बात करिए। उसके बाद सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है, किस तरीके से चेंज आ रहा है, नई नई तरीके की कास्ट आ रही है, हायरार्कीज आ रही है। ठीक है, उसके बाद डेलिब्रेशन ऑफ जाति, इन्हीं को जाति नाम दे दिया गया कि भैया ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है। तो ये सिस्टम और ज्यादा रिजिड होने लगा। और फाइनली इन्हीं जाति के अंदर आपको याद रखना है, दो के बारे में बात करी गई है, एक है आपकी गोंड्स और दूसरे आपके अहोम्स। ठीक है, खैर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्णास। अब भारत के अंदर ऑलरेडी सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों के हिसाब से ऑलरेडी डिवाइडेड थी। भाई सबको पता है कि भारत के अंदर 4 क्लासेज है, चाहे तो आप उसे क्लासेस कह लो या चाहे आप उसे वर्ण कह लो। कौन कौन से वर्ण है? सबसे पहले आपका आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा आता है वैश्य एंड द लास्ट वन इज शूद्र। याद रखना ये आपके 4 वर्ण होते हैं, ये आपकी 4 क्लास होती हैं, लेकिन जो जाति है उन वो अनकाउंटेबल है। जाति कितनी भी हो सकती है लेकिन क्लास हमेशा 4 ही रहेगी। ठीक है, तो these rules were prescribed by Brahmins, accepted by rulers and large kingdoms। तो ये जो आपकी जो 4 वर्ण वाला जो सिस्टम निकल के आया इसको सभी लोगों ने अपनाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पढ़ना लिखना केवल ब्राह्मण्स को आता था। संस्कृत जो वेद है, जो उपनिषद है, ये सब तो ब्राह्मण लोग या जो राजा हुआ करते थे वही समझ पाते थे, बाकी लोगों को तो अधिकार ही नहीं था। जो आपकी शेड्यूल का जो आपकी लोअर कास्ट हुआ करती थी, शूद्र हुआ करते थे, उनको तो संस्कृत पढ़ने ही नहीं दी जाती थी, बल्कि तो इसलिए वेद वगैरह भी नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स बने बेसिकली सोसाइटी को गवर्न चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, इसको सभी ने एक्सेप्ट किया उस टाइम पर। लेकिन ओवर द टाइम फिर इसी के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी सिस्टम के अंदर चेंज आने लगे, रिजिडिटी आने लगी, अत्याचार होने लगा, उसको लेके फिर अलग अलग आगे धर्म आएंगे। डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। तो इसी तरीके से क्या हुआ, डिफरेंस बढ़ गया, सोसाइटी अब इक्वल नहीं रही, इनइक्वालिटी आ गई। किसी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने तक का पैसा नहीं है। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर इनइक्वलमेंट आ गई। उसके बाद दिस हायरार्की ग्रू फर्दर ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स। ऐसे ही ये हायरार्की, ये रिजिडिटी और ज्यादा बढ़ गई जब दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे तब, और तुम्हारे जब मुगल हुआ करते थे तब भी यही सीन चल रहा था। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। अब होगा क्या सर, जो ट्राइबल सोसाइटी है, जो जंगलों के अंदर रहती है, अभी तक वो इस वर्ण प्रथा के अंदर नहीं आई है, क्योंकि उनका तो सिस्टम ही, वो तो ट्रेडिशनली अपना जंगलों के अंदर रह रहे थे। लेकिन क्या होता था, अब भाई भले ही जंगल के अंदर रह रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि जंगल वाली कम्युनिटी बाहर लोगों से वार्तालाप करेगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये कम्युनिटीज आपस में बेसिकली इंटरेक्ट करती रहती थी, which caused both kinds of societies to adapt and change। जिसकी वजह से क्या हुआ, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चेंज आने लगा सोसाइटी के अंदर। भाई ब्राह्मण लोगों के अंदर भी, ब्राह्मण सोसाइटी के अंदर भी चेंज आने लगा, और साथ ही साथ आपकी जो ट्राइबल सोसाइटी है उनके अंदर भी चेंज आने लगा। इनके कल्चर मिक्स होने लगे, क्योंकि इंटरेक्शन चल रहा है। सेम ऐसे समझो जैसे जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई मुगल का आर्किटेक्चर अलग है, मौर्यंस का अलग है, इनका अलग है, लेकिन सबका कहीं ना कहीं आपको झलक देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे हमने बात कर दी वृंदावन के मंदिरों के अंदर जैसे मुगल आर्किटेक्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ऐसे ही जो वृंदावन के मंदिर है उनका इन्फ्लुएंस अजमेर शरीफ की दरगाह पे देखने को मिलता है। कल्चर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपके कल्चर्स का, आपके ट्रेडिशंस का। इन द सेम वे यहाँ पर लोगों के अंदर भी यही क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डाइवर्स लाइवलीहुड्स, कास्ट बेस्ड सोसाइटी। डाइवर्स लाइवलीहुड का मतलब, देखो लाइवलीहुड का मतलब होता है कि आप जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हो, आप अपना जीवन किस तरीके से चला रहे हो। भाई कोई कहता है कि मैं लोहे का काम करता हूं तो मैं लोहार हूं, कोई कहता है मैं सोने का काम करता हूं तो मैं सोनार हूं, कोई कहता है कि मैं भैया सिल्वर का काम कर रहा हूं तो मैं तो सिल्वर स्मिथ हूं। तो इसी, कोई कह रहा है कि मैं रथ बनाने का काम कर रहा हूं तो मैं कारपेंटर वाला हूं, तो रथ वाली जाति के अंदर आ गया। तो इसी तरीके से अब क्या हो रहा है, अब जो ये जातियां बन रही है ना, ये बन रही है ऑक्यूपेशन, इनके बर्थ के आधार पर, कि भैया जो बाप लोहार का काम करता है अब उसका बेटा भी लोहार का ही बनेगा, फिर उसका पोता भी लोहार ही बनेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, जन्म के आधार पर बेसिकली क्या होने लगा, जाति बनने लगी बहुत सारी। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम वैश्य की बात करें, एक क्लास की बात कर लेते हैं, वैश्य क्लास। अब ये होती है बिजनेस क्लास, जो बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स, जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, ये क्लास हुआ करती है। लेकिन बिजनेस तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है ना, तो बिजनेस या वैश्य ये तो एक क्लास हो गई, लेकिन इसके अंदर कोई चावल का कर रहा है, या कोई व्हीट का कर रहा है, या कोई लकड़ी का कर रहा है, तो ये अलग अलग आइटम हो गए। तो ये कहेगा कि मैं अलग जाति का हूं, ये कहेगा मैं अलग जाति का हूं, ये कहेगा मैं अलग जाति का हूं। तो जातियां कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन वर्ण जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, वर्ण एक रहेगा। तो ऐसे ही डाइवर्स लाइवलीहुड का मतलब होता है जो अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन चला रहा है, और इसी के हिसाब से आपकी कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ भारत के अंदर। ठीक है, अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। यहां पर कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसी भी हुआ करती थी जो बेसिकली कास्ट को मानती ही नहीं थी, कि भैया ये कास्ट जैसा कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, या फिर जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को अपोज करता हो। अब सवाल आया कि ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म क्या है। देखो
हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसके अंदर वेद है, हाँ सर वेद है, उसके अंदर बहुत सारे कर्म कांड लिखे हुए हैं कि आपको पूजा करनी है तो ऐसे ही करनी है, आपको इतने बाय इतने का हवन कुंड बनाना है, ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए या रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, प्रॉपर डायमेंशंस लिखी जाती हैं उसकी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इतना आसान नहीं है कि हर कोई कर पाएगा वो। तो मोक्ष पाने का जरिया केवल और केवल वेदों से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर अब अलग अलग तरीके के लोग ले आएंगे जो कहेंगे कि भाई जरूरी नहीं है कि हम वेदों के हिसाब से ही चलेंगे। तो वही लोग क्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इस रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली देखो कितना ज्यादा सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आ गया। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके अंदर भी चेंज आ रहा है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसकी अलग विचारधारा चल रही है। तो कितना डाइवर्सिफाई हो गया अपना भारत, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में देखते हैं। ट्राइब्स डिड नॉट फॉलो सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स। अब यही जो अलग अलग आपकी ट्राइब्स हुआ करती थी जो जंगलों के अंदर रहती थी बेसिकली, ये इन रूल्स को फॉलो नहीं करती थी जो ब्राह्मणों ने बनाए कि भैया हम नहीं करते, हमारा अपना हिसाब किताब है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। नॉर दे वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। ना ही ये ट्राइबल सोसाइटीज में इतनी ज्यादा अनइक्वालिटी थी। ट्राइबल के अंदर मोर और लेस सारे के सारे सेम ही होते थे, ऑलमोस्ट सब सेम ही हुआ करते थे जंगलों के अंदर। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब मतलब इस ट्राइब के अंदर, इस क्लैन के अंदर, इस कस्बे के अंदर जितने भी लोग बाग होंगे वो सारे के सारे किस बॉन्ड से जुड़े हैं, किनशिप बॉन्ड से। किनशिप बॉन्ड मतलब कि भैया ये मेरा फूफा का लड़का है, ये मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरे बच्चे हैं और ये उनके बच्चों के बच्चे हैं। तो क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप बन रहा है ना। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो कि कोई भी आप एक कास्ट उठा लो या कोई भी आप एक सरनेम उठा लो, जैसे गुप्ता उठा लिया, ठीक है। अब गुप्ता के अंदर क्या है सर, उनके तो अब एक कपल है, गुप्ता कपल, ठीक है। अब उन्होंने शादी करी है, उनके 4 बच्चे हुए, तो वो भी किनशिप के अंदर आता है। किनशिप मतलब कि भैया राजा का बेटा ही है, तो इस हिसाब से इनके बॉन्ड बनते हैं। तो ऐसे ही जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो इसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर चलती थी, ठीक है, कि भैया ये मेरे बुआ का लड़का है, ये मेरे चाचा का भतीजा है, इस तरीके से। उसके बाद दे ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर। अब जो भी ये ट्राइबल लोग हुआ करते थे जो जंगलों के अंदर रहते थे, ये सारे के सारे जो भी बेसिकली प्रोड्यूस ले रहे हैं जंगलों से लेते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित होते थे, ठीक है, जो बेसिकली खेती बाड़ी करेंगे। वाइल अदर वर हंटर और गैदरर्स, जबकि कुछ कुछ हंटर और गैदरर हुआ करते थे कि भैया हम वो हंट करेंगे, शिकार करेंगे और फिर रात को फिर बारबेक्यू पार्टी चलेगी, फिश टिक्का चल रहा है और चिकन टिक्का चल रहा है, सब कुछ। गैदरर्स का मतलब जो सामान इकट्ठा करते हैं। सामान इकट्ठा कौन सा सामान इकट्ठा करेंगे, लेज वगैरह नहीं, लेज इकट्ठा नहीं करेंगे यार। वो क्या करेंगे, जंगलों के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं, जहां से आपको अलग अलग तरीके के फल मिलते हैं, अलग अलग तरीके के बेसिकली फ्रूट्स मिलते हैं आपको। जड़ें होती हैं खाने के लिए, प्रोटीन डाइट होती है जिसके अंदर। तो गैदरर्स लोग क्या करेंगे, वो सब सामान इकट्ठा करेंगे ताकि आगे वो काम आ सके कि भैया आज टमाटर तोड़ लेते हैं ताकि परसों हम शाही पनीर बना सके। तो गैदरस वाली कम्युनिटी क्या करेगी, सामान इकट्ठा करेगी, हंटर वाले शिकार करेंगे और कुछ लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। मेकिंग फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी आपको नेचुरली अवेलेबल है आपके रीजन के अंदर उसका फुल ऑन एकदम यूज किया जा रहा है, लेकिन उसको खराब नहीं किया जा रहा। एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि आप भले ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, लेकिन इस हद तक यूज मत करो कि उससे नेचर को ही, उससे प्रकृति को ही नुकसान हो, ऐसा मत करो। तो ढंग से यूज करते थे सारे। सम नोमैडिक ट्राइब्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ऐसी ट्राइब्स, ऐसे ग्रुप्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही करते हैं, बेटा उनको बोलते हैं नोमैड, नोमैड्स बोलते हैं, ठीक है। नोमैड्स बोला जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं बस। उसके अलावा ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पास्चर ज्वाइंटली। अब जो ये ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, आदिवासी का जो ये समूह होता है, ये क्या करते हैं, ये सारा का सारा जो लैंड है, जो इनके पास जमीन है, उसका क्या नाम है, साथ में कलेक्टिवली यूज करते हैं। या फिर पास्चर, पास्चर का मतलब होता है जो ये भेड़ बकरियां, जो चरवाहे होते हैं, जो भेड़ बकरियां चरवाने के लिए लेके जाते हैं चरवाहे लोग, तो ज्वाइंटली ये सब काम करते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और इन्हीं चीजों को ये बेसिकली आपस में खुद ही डिवाइड कर लेते थे, ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे बंदे को बुलाएंगे। अगर एक ट्राइब के अंदर 8-10 जने रहते हैं और उनके पास 100 गज की जमीन है, तो 10-10 गज आपस में बांट लेंगे। उसके बाद यही सारे के सारे जो भी अपना प्रोड्यूस इकट्ठा करेंगे, जो भी सामान इकट्ठा करेंगे, जो भी पैदावार करेंगे, आपस में सब डिवाइड करके आपस में रहने लगते थे, ठीक है। इनके खुद के रूल्स हुआ करते थे।
दे यूजुअली लिव्स इन फॉरेस्ट, ये आमतौर पर जंगलों के अंदर रहते थे, या हिल्स के अंदर रहते थे, पहाड़ों के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर रहते थे, एंड प्लेसेस दैट वर डिफिकल्ट टू रीच, और ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर पहुंचना इतना ज्यादा आसान ना हो। तो ऐसा क्यों होता होगा कि भाई हम जंगलों में रह लेंगे, हम पहाड़ों पर रह लेंगे? क्योंकि जो सोसाइटी, जो टाउन के अंदर, जो शहर के अंदर लोग रह रहे हैं, वो एकदम नहीं जाएंगे जंगलों के अंदर, ठीक है, आसान नहीं होता है जाना। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। तो कभी कभी क्या होता था, देखो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपस में इंटरेक्ट करते थे, तो कुछ कुछ तो बढ़िया इंटरेक्ट करते थे कि भाई भैया दोस्त है हम, तो आपस में रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ की लड़ाइयां भी हो जाती थी। भाई अगर कोई कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो शहर के अंदर रह रही है, वो अपने आप को कह रही है कि नहीं भैया हम ज्यादा ऊपर है, तुम तो नीचे हो एकदम, हमारे बीच में बहुत डिफरेंस है, तो कभी कभी इनके बीच में हॉस्टाइल कंडीशंस भी रहेंगी, लड़ने वाली कंडीशंस भी रहेंगी, ठीक है। इन वेरियस ट्राइब्स, in various ways tribe retain their culture and preserve their separate culture। मतलब बहुत तरीके से जो आपके आदिवासी लोग हुआ करते थे, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को बचाते थे इसी तरीके से, ताकि जो शहरीकरण हुआ है उसका इंपैक्ट इनकी सोसाइटी के ऊपर ना पड़े, वो जो वर्ण का सिस्टम चल रहा है उसका इंपैक्ट इनकी ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर ना पड़े। तो ये बहुत तरीके यूज करते थे, ठीक है, उस चीज को, ट्रेडिशन को बचाने के लिए। जैसे अगर इसका मैं रिसेंट एग्जांपल अगर आपको बताऊं, सो अभी कुछ 2-3 महीने पहले एक इंडियन बुल होता है, ठीक है, एक बुल, ठीक है, तो उसके जो सींग होते हैं ना, उससे बेटा साउथ इंडिया के अंदर बांसुरी बनाई जाती है। अब क्योंकि वो जो बुल था, आजकल उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन ये उनका ट्रेडिशन हुआ करता था कि भैया हम अगर बांसुरी बनाएंगे तो उसी के सींग से बनाएंगे। आज के टाइम पे फिर क्या किया गया, अब उन्हें जब समझ आया कि नहीं भैया इनकी तो जनसंख्या ही कम हो गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ट्रेडिशन के अंदर अपना चेंज लेके आए कि नहीं यार, बुल्स के सिंग तोड़ने से क्या फायदा, ये तो इनकी प्रजाति तो वैसे ही कम हो रही है, जनसंख्या इनकी कम है। तो उन्होंने फिर उसके सिंग से बेसिकली बांसुरी बनाना बंद कर दिया। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर चेंज आता है, कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। जो नहीं करते, जो पुरानी विचारधारा के साथ जुड़े ही रहते हैं कि नहीं भैया हमें तो चेंज चाहिए ही नहीं सोसाइटी के अंदर, उसे ही कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, जो पुराने रूल्स में ही भरोसा रखते हैं, जो नई तरफ ज्यादा आसानी से नहीं जाते, उसे ही कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। उसके बाद both kind of societies also depended on each other for their diverse need। तो दोनों ही तरह की सोसाइटी, चाहे वो जो शहर के अंदर रह रही हो वो, चाहे जो आपकी जंगलों के अंदर रह रही हो वो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट हुआ करती थी। कैसे भाई, सपोज करो कि शहर के अंदर कोई आदमी है जो बेसिकली रथ बनाता है, या चेयर बनाता है, या फर्नीचर का काम कर रहा है, कारपेंटर है वो। अब उसे लकड़ियां तो चाहिए ही ना, तो लकड़ियां काटने के लिए उसे जंगल में जाना पड़ेगा, लेकिन जंगल में तो ट्राइबल सोसाइटी है, तो आपस में दोनों बात कर लेंगे, भैया तुम मेरे को वो लकड़ी भेज दो और मैं तुम्हें बदले में गेहूं दे दूंगा। तो इस तरीके से डिपेंडेंट हुआ करते थे एक दूसरे के ऊपर। ट्राइबल्स डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस व्हिच वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। अब ट्राइबल सोसाइटी जो हुआ करती थी, आदिवासी लोग, ये लोग लिखते तो थे नहीं कि भैया डिटेल्स में लिखेंगे कि भैया हमारी ट्राइब के अंदर 10 लोग हैं और ऐसे ऐसे हमने ये जमीन उसको दे दी है, तो ये चीज तो शहर के अंदर लिखवाई जाती थी। जो आपके फॉरेस्ट एरिया होता था वहां पर ये चीजें, इसके रिकॉर्ड हमें नहीं देखने को मिलते। ये लोग ओरली सारी की सारी सिस्टम ट्रांसमिट करते थे कि जो भी हमारा ट्रेडिशन है या जो भी हमारी नॉलेज है, ओरली ट्रांसमिट करते थे, लिखते नहीं थे कुछ, ठीक है। और फिर ऐसे ही जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसमिट अपनी सारी की सारी ट्रेडिशन करते ही रहेंगे। तो इस तरीके की आपकी ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी, जो बेसिकली जो वर्ण वाले सिस्टम से अलग काम कर रही। उसके बाद कुछ अलग से आपकी मेजर ट्राइब्स हैं जो पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह पे मिलती है, ठीक है। जैसे खोकर एंड घक्कर ट्राइब। खोकर और घक्कर ट्राइब ये आपकी पंजाब के अंदर हुआ करती थी, इस वाले रीजन के अंदर खोकर एंड घक्कर ट्राइब, ठीक है। 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर हुआ करती थी ये, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखोगे कौन है, कमाल खान घक्कर। ये एक मनसबदार हुआ करता था जो अकबर ने बनाया था। अकबर ने एक मनसबदार बनाया था जिसका नाम था कमाल खान घक्कर, ठीक है। तो ये इसी ट्राइब से बेसिकली बिलोंग करता था आपका। उसके बाद लंघाज एंड अर्गुन्स इन मुल्तान एंड सिंध एरिया। ये जो आपका सिंध और मुल्तान वाला एरिया है, यहां पर आपकी दो अलग से ट्राइब में देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं लंग एंड अर्गुन्स। लंग एंड अर्गुन्स आपकी मिलती है। बलूचिस्तान के अंदर आपको बलूची ट्राइब देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। इवन आज के टाइम पर भी ये पावरफुल है, और आजकल तो पाकिस्तान के अंदर आपका बेसिकली मूवमेंट भी चल रहा है, बलूची मूवमेंट कहते हैं उसको, जो बेसिकली पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, ठीक है, बलूची मूवमेंट कहते हैं उसको। उसके बाद गद्दीज इन वेस्टर्न हिमालयाज। यहाँ जो वेस्टर्न वाला हिमालयाज वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपके गद्दीज एक ट्राइब हुआ करती थी।
उसके अलावा गद्दीस कौन सी है, शेपर्ड ट्राइब है, शेपर्ड मतलब चरवाहे लोग जो होते हैं आपके, ठीक है, चरवाहे लोग जो होते हैं उन्हें कहते हैं। उसके अलावा नागाज एंड अहोम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस वाले रीजन में आपको नागा दिखेंगे और अहोम दिखेंगे, ये अलग अलग आपकी ट्राइब्स हैं जो जंगलों के अंदर रहती थी। उसके अलावा अगर बात करें बिहार के अंदर, तो वहां पर एक चेरो करके एक कम्युनिटी हुआ करती थी, चेरो करके एक ट्राइब हुआ करती थी, और वो झारखंड के अंदर भी हुआ करती थी। राजा मानसिंह ने इन्हीं को हराया था 1591 के अंदर, और यहां से बहुत सारी चीज बेसिकली राजा मानसिंह लेके गए थे जो अकबर के, और अकबर के कहने पर आए थे यहाँ पर। औरंगजेब ने फाइनली इनको मुगल साम्राज्य के अंदर मिला दिया जबरदस्ती इनके ऊपर अटैक करके। उसके अलावा मुंडास एंड संथल्स इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इस पूरे रीजन के अंदर आपकी संथल और मुंडास भी हुआ करते थे, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे ही एक संथल रिवोल्ट था जो बहुत वन ऑफ द मोस्ट ब्लडीएस्ट रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 1857 से जस्ट पहले 1854 के अंदर एक रिवोल्ट हुआ था जिसे संथल रिवोल्ट कहते हैं। तो संथल के जो ट्राइब के लोग हुआ करते थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की ऐसी की तैसी कर दी थी भाई साहब, पूछना मत, बहुत मारा था ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इतना डर गए थे कि कह गया कि भैया इन लोगों से पंगा नहीं लेना, इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना। उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने कभी भी इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, संथल वालों की तरफ बहुत मारा था इनको। ऐसे ही कोलीज एंड बेराज हुआ करते थे आपके महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर, कोलीज एंड बेराज हुआ करते थे, कर्नाटक के अंदर भी हुआ करते थे, गुजरात के अंदर भी हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा कोरगास, वेतास एंड मारवाड़ साउथ इंडिया के अंदर हुआ करते थे आपके, इस वाले रीजन के अंदर आपके अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम है। भील्स जो है बहुत ही लार्ज ग्रुप हुआ करता था, कहां पर, वेस्ट और सेंट्रल इंडिया, ये जो आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन है और जो गुजरात का जो ये वेस्ट ईस्टर्न वाला हिस्सा है, यहां पर आपके भील ट्राइब हुआ करती थी, वन ऑफ द लार्ज ग्रुप। मतलब दुनिया पूरे भारत के अंदर देखा जाए तो भील और गोंड की जो जनसंख्या है ट्राइबल सोसाइटीज को लेकर सबसे ज्यादा जनसंख्या है इन दोनों, ठीक है। तो अच्छा, जो आपकी वो वाली मूवी है RRR, हाँ भाई है, कौन सा गाना था वो, नाटू नाटू, हाँ वही वाली मूवी, तो उसके अंदर वो भील ट्राइब से तो बिलोंग करते थे वो। By 16th century many of them become settled agriculturists। 16वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, यही भील ट्राइब के, यही भील समुदाय के लोग क्या करने लगेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, एग्रीकल्चर बन जाएंगे। While some remained hunter and gatherers, बाकी इनमें से कुछ कुछ हंटर और गैदरर्स ही रहेंगे। उसके बाद गोंड फाउंड इन ग्रेट नंबर इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपको गोंड ट्राइब भी देखने को मिलती है। तो गोंड और जो भील है आपकी, ये ज्यादा नंबर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले वाली स्लाइड के अंदर हमने देखा था कि ट्राइबल सोसाइटीज किस तरीके से काम कर रही हैं, फिर हमने अगली स्लाइड में देखा कि भारत के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी अलग अलग ट्राइब्स, कौन कौन सी अलग अलग आपकी समुदाय हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले वर्ड्स पर जिसको कहते हैं नोमैड्स। अब मैं इसका मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नोमैड्स कौन किस तरीके के लोग होते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकते, ठीक है। nomadic pastoralists moved over long distances with animals, also known as wandering people। घुमक्कड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे अपने, बेसिकली जो भी इनके पास कैटल हुआ करती थी, जो भी इनके पास मवेशी हुआ करती थी, उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। Similarly, itinerant groups such as craftspersons, peddlers and entertainers। अब ये जो नोमैडिक ट्राइब होती है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेस्टोरिस्ट मवेशी लोग ही हो जो बेसिकली कैटल चरा रहे हैं, नहीं, इसके अंदर और भी लोग हुआ करते थे, जैसे कुछ एंटरटेनर्स जो डांस करा करते थे, अलग अलग शहर में जाके डांस करते थे, ठीक है। इसके अलावा सामान बेचते थे, कारवान के अंदर सामान लेके जाते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचेंगे, जिनको बेसिकली बंजारा बोला जाता है, ठीक है। तो केवल और केवल इसमें एग्रीकल्चरिस्ट लोग नहीं, इसमें बाकी लोग भी हो सकते हैं। उसके बाद दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी इनके पास ये इनका जो जीवन यापन चलता था बेसिकली वो दूध आधारित था। जो भी इनके पास एनिमल्स होंगे, एनिमल्स के थ्रू जो भी प्रोड्यूस मिलता है, ये उसी के ऊपर अपना जीवन यापन चलाते थे। अब मोस्टली भाई कैटल्स में क्या, आपको गाय मिलेगी, बकरी मिलेगी, उनसे क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। तो दूध पी लेंगे, खीर बना लेंगे, और जो दूध से आइटम बन सकता है बेसिकली उसी का यूज करते थे, उसी के ऊपर अपना सारा जीवन यापन चलाते थे। ऑल्सो एक्सचेंज वूल एंड घी। अब भाई इनके पास तो शिप भी है, हाँ शिप भी है, तो शिप से क्या करेंगे, वूल निकाल लेंगे, उनसे कपड़े बना लेंगे। लेकिन कितने कपड़े पहनेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि हमारी हमारी शिप है या हमारी वूल है तो हम एक ही दिन में 12 स्वेटर पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा ये क्या करेंगे, जिस भी शहर में जाएंगे वहां पर वो सामान को बेच देंगे।
और बदले में उनसे अनाज ले लेंगे या बदले में उनसे कोई आइटम ले लेंगे। तो इस तरीके से ये सामान भी एक जगह से दूसरी जगह बेचा करते थे इसी तरीके, इसी को कहते हैं बेटा बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान, बार्टर सिस्टम के हिसाब से काम करता थे। ठीक है, they bought and sold these goods as and when they moved from one place to another। तो ये ऐसे ही सामान खरीदते थे और बेचते थे जब भी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। ठीक है, इन्हीं का एक एग्जांपल है बंजारा, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमर्स। अब ये जो बंजारा कम्युनिटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके व्यापारी लोग हुआ करते थे जो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव करा करते थे। देयर कारवान इज कॉल्ड टांडा। अब ये अकेले तो जाएंगे नहीं कि ऐसा है भैया एक ही बैलगाड़ी ली और निकल गए, नहीं, पूरे झुंड में जाते थे, 50-50 100-100 बैलगाड़ियां होती थी, उसी को बोलते हैं बेटा कारवां, और इसी को कलेक्टिवली बोला जाता है टांडा, TANDA, टांडा। तो ये फैक्चुअल बेस्ड सवाल हो गया। उसके अलावा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज देम टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट। अलाउद्दीन खिलजी जो आपका आया था खिलजी डायनेस्टी वाला, उसने इन्हीं बंजारा कम्युनिटीज का यूज करा था सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब जैसे वो बाजार वाला जो सिस्टम था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अंदर 4 बाजार खोले थे, उन बाजारों के अंदर सामान कौन लाएगा, तो यही बंजारा कम्युनिटी तो लेके आएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बोला था। जहांगीर wrote about them in memorials that they carried grain on their bullocks and sold in towns। जहांगीर ने अपनी किताब के अंदर भी यही बताया कि भाई ये बंजारा कम्युनिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और सामान अपनी बेसिकली अपनी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी पर रख के एक जगह से दूसरी जगह बेचा करती थी। ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर मुगल आर्मी, जो भी मुगल की आर्मी हुआ करती थी उसमें सारा का सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी बंजारा कम्युनिटी ने किया। ठीक है, तो उसने बताया कि उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है 1 लाख बुलेट कार्ट्स ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। जब भी मुगल्स किसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाते थे, जैसे सपोज करो कि भाई ये प्यारा भारत आपका, यहां से बंदा कोई नीचे अटैक करने के लिए जा रहा है मुगल वाला, ठीक है, मुगल वाला नीचे अटैक करने के लिए जा रहा है, तो अभी यहाँ पर सामान भी तो देना पड़ेगा ना भाई, फूड ग्रेन्स है, कपड़े हैं, असला बारूद है, हथियार है, वो सब कौन लाएगा, तो यही बंजारा कम्युनिटी तो लेके आएगी। तो 1 लाख बुलेट कार्ट्स का जिक्र किया है जब भी ये कभी लड़ने के लिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ होती है आपकी पेस्टोरल ट्राइब्स। पेस्टोरल ट्राइब्स मतलब जो बेसिकली पूरे के पूरे मवेशियों के ऊपर या कैटल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। Many tribes reared and sold animals such as cattle and horses। तो बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हुआ करती थी जो बेसिकली क्या करती हैं, चिप्स, जो भी इनके पास कैटल्स होती हैं तो उनसे और भी कैटल्स पैदा होंगी, ठीक है, और भी कैटल्स पैदा होंगी, तो वो उनको बेचा करते थे कि भैया हमारे पास ऑलरेडी 100 शिप्स हैं, अब इनके बच्चे हो गए हैं तो इनको कहीं और किसी को दे दो। अब तो शिप्स वगैरह ऐसे ये कैटल का भी व्यापार करा करते थे, घोड़ों का व्यापार किया करते थे। पेटी पेडलर्स दे मेड and sold wares such as ropes, reeds, straws, matting and sacks। ऐसे ही आपके छोटे मोटे पेडलर मतलब छोटे मोटे जो व्यापारी हुआ करते थे वो अलग से थोड़े बहुत आइटम्स बेचा करते थे, जैसे क्या भाई वो टोकरी बना दी, टोकरी बेच देंगे, या लकड़ियों की जो छोटी छोटी डंडियां होती है उनका यूज किया जाता है वो बेच देंगे, बैम्बू स्टिक्स का होता है वो बेच देंगे। तो इस तरीके से जो छोटे मोटे जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें होती थी वो लोग भी बेचा करते थे, उन्हें ही कहते हैं पेटी पेडलर्स, छोटे मोटे जो आपके व्यापारी होते थे। उसके बाद एक वर्ड आता है बेटा मेंडिकेंट्स। मेंडिकेंट्स क्या होता है, एक्टिंग वेंडरिंग मर्चेंट्स। एक्टिंग वेंडरिंग मर्चेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसे व्यापारी जो एक्ट करते थे, जो कौन थे, अरे सर उस टाइम के एंटरटेनर्स, डांस कर लेंगे वहां जाकर, उस टाइम के शाहरुख खान, उस टाइम के सलमान खान। तो सर उस टाइम भी चलता था सिनेमा, हाँ, लेकिन उस टाइम का सिनेमा ऐसा नहीं कि पीछे से कोई रील चला दी, मूवी चल रही है, नहीं, वहां ये जो तुम्हारे मेंडिकेंट्स लोग हैं ये एक जगह से दूसरी जगह एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस करने के लिए जाते थे कि भैया वहां जाके गाना गा दिया या नाच कर दिया या कोई एक्ट कर दिया या कोई प्ले परफॉर्म कर दिया, इस तरीके से, तो उनको बोला जाता था मेंडिकेंट्स। ठीक है, they were caste of entertainers who performed in different towns and villages, जो अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में आपका काम किया करते थे। ठीक है, तो ये होते थे आपके मेंडिकेंट्स। तो ये अलग अलग तरीके की नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जिसके अंदर बंजारा देखा, पेस्टोरल ट्राइब्स देखा, पेटी पेडलर्स देखा एंड मेंडिकेंट्स देखा। चलो, तो इसके बाद वाला जो हिस्सा है ये न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, ये अगली वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 7 रीड करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं हर क्लास में बोलता हूं जो चैप्टर यहां पर हम जितना पढ़ रहे हैं उसको सेम डे एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लिया करो,
वरना ये सब सामान इकट्ठा होता जाएगा और पेपर से 4 दिन पहले फिर मैसेज आएगा कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो ये नौबत ना आए इसलिए डेली के डेली जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको एक बार सिर्फ एनसीईआरटी से रीड करना होता है। मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, तो बाकी तो और क्या ही बोलेंगे, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, सिंपल बात है। और इसके आगे का जो कहानी है वो हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।